सारे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सिर्फ ये गलतियां ना करें। अगर आप ये गलती करेंगे, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो लोक अदालत में कौन कौन से लोन सेटलमेंट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लोक अदालत में। एक तो किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। इसके अलावा सिक्योर लोन भी कुछ वहां पे सेटलमेंट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि जो लोक अदालत है वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, सेटलमेंट की अदालत है, समझौते की अदालत है। दोनों पक्षों की सहमति से समझौता होता है। लोक अदालत में कभी भी बैठते तो जज साहब ही हैं, लेकिन कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है। लोक अदालत से किसी भी आदमी को जेल में नहीं भेजा जाता। अगर कोई चवन्नी छाप आपको डरा रहा है, ऐसे परेशान कर रहा है कि आप लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो 100% वो बकवास कर रहा है। हाँ, सिक्योर लोन कौन कौन से उसमें हो सकते हैं। कोई आपका गाड़ी का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का। भगवान ना करे आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया और वो गाड़ी बिक गई, टोटल लॉस हो गई या उसका काफी लॉस हो गया, तो इस सिनेरियो में भी उसका सेटलमेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लोक अदालत में भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, उसका भी हो सकता है। किस सिनेरियो में? जितना बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपसे आज पैसा लेना है और उसकी मार्केट वैल्यू कम है, तो उस सिनेरियो में सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है। सबसे पहले तो लोक अदालत के बारे में समझे। लोक अदालत में जाना कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपने वो नोटिस लिया ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी केस चला हुआ है, ज्यादातर ये चेक बाउंस के केस भी वहां लेके जाते हैं, ये भी समझौता योग्य है। और आपका कोई बिजली, पानी, सीवरेज का गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, वो भी वहां समझौता हो जाता है। कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो भी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, आपने ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोक अदालत का नोटिस ले लिया, आप गए नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत को समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, समझौता नहीं करना चाहता, या इसके पास पैसे ही नहीं होंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो लोक अदालत में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। वहां वे कुत्ते भी ले पाएंगे, चवन्नी छाप बैठा रखे होंगे ना, वो डराएंगे आपको, वहां कोई फायदा नहीं है, वहां ना जाए। हाँ, अगर आपने लोक अदालत का नोटिस ले लिया और आपका मन है जाने का, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आप वहां चले जाएं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा जज साहब के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा। अगर कोई चवन्नी छाप डरा धमका रहा है वहां आपको, तो कह दे भाई मैं नहीं करता, बकवास ना करे ज्यादा। एक चीज का और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वहां पे कनोपी लगा के बैठे रहते हैं और लोगों को कहते हैं यहाँ आ जाओ भाई, लोक अदालत में जाने से पहले हमारे पास आ जाओ और इस फार्म पे साइन कर दो। किसी भी फार्म पे साइन नहीं करने। आप एक बात समझ ले, अगर आपने किसी भी फार्म पे साइन कर दिया और वो ब्लैंक है या कोई ब्लैंक पेपर है, उसके ऊपर जो उन्होंने लिख दिया, जो उस फार्म में साइन कर लिख दिया, उसके भर दिया, वो फिल कर दिया, आपने नीचे साइन कर दिया, तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि आपने उसको पढ़ लिया और समझ लिया है। क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि आप जिस भी कागज, जिस भी पेपर के ऊपर साइन करें, पहले उसको पढ़ लें और समझ लें, जब अपने विवेक से उसके ऊपर साइन करें। अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिया तो यह माना जाएगा कि आपने उसको पढ़ लिया और समझ लिया है। तो उसमें कुछ भी फिल करके आप नहीं भी होंगे तो कोर्ट में पेश कर सकते हैं और फिर ये दर्शा देंगे कि इस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, सेटलमेंट कर ली थी, समझौता कर लिया था लोक अदालत में आके। लोक अदालत में जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, तो एडवोकेट की फीस नहीं देनी पड़ती। दूसरा, लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस नहीं है। तीसरा, अगर आपने लोक अदालत में समझौता करवा लिया, सेटलमेंट करवा ली, कॉम्प्रोमाइज करवा लिया और कोई फीस आपने पहले ही कोर्ट में भरी हुई है, तो वो भी आपको रिफंड मिल सकती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि
लोक अदालत में जो कॉम्प्रोमाइज हो गया उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपर कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकती। वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, सेटलमेंट की अदालत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों की सहमति से होता है, कोई भी आदमी आगे नहीं जा सकता। तो ये उसमें सबसे बड़ा फायदा है। ये क्या करेंगे, अगर आपके साइन करवा लिए तो ये क्या करेंगे, वहां पेश कर देंगे, कह देंगे जी इसने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, अब आपके राइट्स खत्म हो गए, अगली कोर्ट में जाने के आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो माना जाएगा कि आपने लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसके ब्याह पे फिर आपकी ये आरसी कटवा सकते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट कटवा सकते हैं स्थानीय तहसीलदार से, या रजिस्ट्रार भी बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो एसडीएम कोर्ट से, और वो कटवा के आपके अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, सीज करवा सकते हैं उसको, या आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो चल संपत्ति है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, उसको ये अटैच करवा के उसकी सेल करवा सकते हैं, बोली करवा सकते हैं, उसकी एक्शन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज ये है कि अगर आपके पास कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस है, आपने उस पर ऑलरेडी लोन ले रखा है किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से, तो मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है उसी के पास है, उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास है। उसकी आरसी कभी नहीं कट सकती, उसका रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं कट सकता, क्योंकि जब तक ऐसी प्रॉपर्टी का, चल संपत्ति का ये रिकवरी सर्टिफिकेट काट सकते हैं जो आपके नाम है, ऐसा नहीं कि कोई आपकी वाइफ के नाम है, बच्चों के नाम है, मम्मी पापा के नाम, उसका रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं कट सकता। जो आपके नाम है और उस पर लोन नहीं है, सिर्फ उसका रिकवरी सर्टिफिकेट कटेगा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। लोक अदालत में आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी डिसेंट एडवाइज ये है कि आप सामने से कभी भी खुद से लोक अदालत में ना जाएं कि मैं खुद ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूं और मैं खुद ही चला जाऊंगा। अगर जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, खुद से ही जाएंगे और 75% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है प्रिंसिपल पे। जब भी सेटलमेंट करना है, जब भी लोक अदालत में जाना है, सबसे पहले सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, किसी भी तरह की आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती, ठगी नहीं हो सकती। और अपने सिर्फ राइट्स और अधिकार जान ले। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल हो जाएगा, फिर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की नजरों में आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, जो कि क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तब आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको हल्के में नहीं लेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर इसको इग्नोर आप करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के, इनसे सीसी लिमिट लिया, लैप लिया, होम लोन लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको जो संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, वो खत्म नहीं किए। हमारे देश में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके राइट्स और अधिकार को खत्म कर दे। लोगों को अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने राइट्स नहीं पता, इसीलिए लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, कबाड़ी के रेट में बेचा जा चुका है। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल वे में जाके प्रॉपर्टी को अपनी बचा सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है।
अगर आपकी 3 से ईएमआई ज्यादा डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया हुआ। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनेंशियल डाउन हो गया हूं, फ्यूचर में नहीं दे पाऊंगा, तो 3 जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी तुरंत प्रभाव से आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का है, जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, डज नॉट मैटर। आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 का अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।